Hello everyone, welcome to One Step Matters. So in this video, I'm going to discuss with you all Indian Council Act of 1909. ठीक है 1909 देखिए इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को एक और नाम से जाना जाता है जो सब जानते हैं, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे एंड मिंटो जो थे वो उस समय 1909 में रहे वॉइसरॉय थे. ठीक है, इसीलिए इन लोग दोनों का साठगांठ से ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये वो लोगों के वो लोगों की मंजूरी से ये एक्ट पास हुआ है. ठीक है, इसीलिए इनका नाम पड़ा है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. फर्स्ट पॉइंट, considerably increased the size of both central and provincial legislative councils. मतलब आप 1909 वाले जब आप देखोगे, आप इससे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट जितने भी आपने अभी तक देखे होंगे, 1861 पहला हमने पढ़ा था इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर पढ़ा था 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, तो आपको पता तो चल गया होगा हमारा जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आप कह लीजिए, वो बना किस एक्ट के अंदर था? 1853. मैंने बताया था, ट्रिक भी बताया था, 5 - 3 = 2 गांधी जी. आप उस तरीके से भी याद कर सकते थे कि ये हमारा जो बर्थ हुआ था इंडियन पार्लियामेंट का, एक तरीके से आप कह सकते हो इनडायरेक्टली इंडियन पार्लियामेंट का बर्थ, जो वो किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था? 1853 वाले एक्ट के अंडर हुआ था. ठीक है, तो अब आपने देखा कि वो हुआ. फिर 1861 वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें स्ट्रेंथ कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड किया गया. फिर 1892 में उनके स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया. अब इस 1909 ये जो लास्ट इंडियन काउंसिल एक्ट था ना, उसमें क्या किया गया? कंसिडरेबली इंक्रीज कर दिया गया उनके नंबर्स को. जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके नंबर्स को कंसिडरेबली इंक्रीज किया, काफी हद तक इंक्रीज किया गया उनके नंबर्स को. ठीक है, कंसिडरेबली इंक्रीज साइज ऑफ बोथ, सिर्फ सेंट्रल में नहीं, दोनों प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी इंक्रीज किया गया. अब देखिए सेंट्रल में क्या किया गया, वो नंबर 16 से सीधे 60. ठीक है, 16 अभी तक जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो अब 60 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो गए. ठीक है, 16 से 60. एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में वो यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब किसी में ज्यादा हो रहा होगा किसी में कम, ऐसे एक यूनिफॉर्म नंबर. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो एक सिंगल है, तो उसमें 16 से 60 हुआ, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कितने सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगे, तो उनका अलग अलग नंबर इंक्रीज हुआ होगा, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में कि वो यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है, एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन्ड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ऑफिशियल मेजोरिटी तो रह गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी. मतलब अभी तक आपने पढ़ा होगा, जितने भी आपने इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़े होंगे, अभी तक कहीं पे भी, ना सेंट्रल में ना प्रोविंशियल, कहीं पे भी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी अलाउड नहीं था. बट इस 1909 वाले में क्या किया गया, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलाउ कर दिया गया कि हाँ, अब अगर कोई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मतलब जो एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकता है. ठीक है, ऐसा नेसेसरी तो नहीं बोला कि होगा ही होगा वहां पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी होगा, नहीं, अलाउ किया है कि हो सकता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, deliberative functions of both councils increased. deliberative functions in the sense कि आप जानते होगे ना, हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो क्या है? एक डेलिब्रेटिव बॉडी है. उसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल दोनों, तो एक डेलिब्रेटिव बॉडी थे ना, जहाँ पे क्या होता है? डिस्कशन होता है. ठीक है, अब वो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल दोनों जो काउंसिल्स थे उनके डेलिब्रेटिव फंक्शंस को बढ़ाया गया. मतलब बढ़ाया गया इन द सेंस, अभी तक आपने पढ़ा था 1892 में क्या अलाउड था कि बजट पे डिस्कशन अलाउड था. ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकते थे लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे. बट यहाँ पे 1909 में अलाउ किया गया कि ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ लो एग्जीक्यूटिव से. फिर रिजोल्यूशंस भी पास किया जा सकता है. अब बजट पे रिजोल्यूशन भी पास करना अलाउ कर दिया गया 1909 में. ठीक है, ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. मतलब आप देख रहे हो, एक होता है ना कि स्टार्टिंग में अगर आप कोई डिमांड मांग जितना डिमांड मांगोगे स्टार्टिंग में, उससे हाफ ही मिलेगा. तो हाफ 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 इस तरीके से बटा हुआ था. 1861 में तो अभी तक हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़े नहीं थे, जोड़ा गया. फिर 1892 में हमें थोड़ा, मतलब नंबर बहुत कम था, डिलिबरेटिव फंक्शंस काफी कम थे, तो वो थोड़े से और इंक्रीज किए गए. अब 1909 आते आते और इंक्रीज कर दिया गया. ठीक है, पावर और दिया गया. ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आते हैं, फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स. ठीक है, जो वॉइसरॉय है उसका एग्जीक्यूटिव, हमने यहाँ तक तो पढ़ा था ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को एसोसिएट किया गया था वॉइसरॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस एसोसिएटेड नहीं थे.
वो किस में जाकर के हुआ, 1909 वाले में हुआ, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में इंडियंस एसोसिएट हुए थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। जो फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है, जैसे कि लक्ष्मीकांत में मेंशन किया गया है कि फर्स्ट इंडियन जो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जुड़े, ठीक है, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये इतने बार आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हो कि आपको इनका नाम तो याद ही हो जाता है। वो फर्स्ट इंडियन जो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जुड़े थे वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। एंड ये एज अ लॉ मेंबर जुड़े थे, ठीक है, लॉ मेंबर के तौर पे वो जुड़े हुए थे। एंड आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। आपको मैं ना ट्रिक्स भी बताऊंगी, कुछ 2 पॉइंट्स के ट्रिक्स बताऊंगी जो आप कंफ्यूजन होता है ना, कई बार मॉक टेस्ट देते हो कि कौन सा एक्ट था जिसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लीगलाइज किया गया, कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये सारे, और फिर वो कौन सा एक्ट था जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इंडियन, मतलब फर्स्ट इंडियन जुड़े थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के से, वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिए, 4th 5th 6th, इसको याद करने का एक ट्रिक बताती हूँ लास्ट में आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो। 5th पॉइंट, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। आपको पता होगा ना सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट ये था ना कि अब जो भी सेपरेट इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स के लिए, मतलब जो भी सीट्स हैं, ठीक है, जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितनी भी मतलब अब मुस्लिम, मतलब जितने भी अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे, जो उसमें से ना अलग सीट्स रख दिया गया, मुस्लिम्स के लिए अलग सीट्स रखा गया। और वो जो सीट रखा गया मुस्लिम्स के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर सकते थे उनके लिए, ठीक है। सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही अलाउड थे वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया, सेपरेट सीट रखा गया है मुस्लिम्स के लिए, वहां पे वोट करने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही अलाउड थे। ऐसा मतलब इंडिया में तो आपने नहीं देखा होगा, इस तरीके का कॉन्सेप्ट इंडिया में तो है भी नहीं, ठीक है। उस समय इन लोगों ने लेकिन इंट्रोड्यूस जरूर किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लीगलाइज कर दिया गया था। इसीलिए कहा जाता है मिंटो जो है उसको कहा जाता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, मिंटो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। एंड 6th पॉइंट, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेट, मतलब सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया, ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, सॉरी इलेक्टोरेट नहीं, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन रखा गया प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस के लिए। मतलब अलग अलग जो भी प्रेसिडेंसीज हैं उन वहाँ पे जितनी भी कॉर्पोरेशन है उनके लिए भी सेपरेट एक उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है, काउंसिल्स में, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबका, यूनिवर्सिटीज का, जमींदार्स का, इन सब का एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है, काउंसिल्स में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इन लोगों के लिए भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अब आते हैं ट्रिक पे कि अब याद कैसे रख सकते हो, क्योंकि पढ़ लिया फिर यही है कि भूल जाओगे आप 10 दिन के बाद। बट ये देखो, इसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे, 1909 को 1909 लास्ट में क्या आ रहा है, ये 9, इसको थोड़ा सा आप अगर टंग ट्विस्ट करोगे तो क्या बनेगा ये, ठीक है, 9 से नो, ठीक है, 9 इस तरीके से आप बना लो। अब इससे फायदा क्या होगा, नो, क्या हम लोग सेपरेट, या फिर क्या हम लोग, या फिर गांधी जी और जितने इंडियंस है, क्या वो हम लोग चाहेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, नो, नहीं चाहेंगे, नो, लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे, नो, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है, या याद रखने के लिए ना ये सब ट्रिक्स थोड़े से हेल्पफुल हो जाते हैं, हैंडी हो जाते हैं। जब आप मॉक लगाओगे ना तो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा ना तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि ये 9 था, मतलब नो, हम नहीं चाहते सेपरेट इलेक्टोरेट। यहाँ पे दिया गया था, किस एक्ट में दिया गया था, इस 9 वाले में दिया गया था, 9 वाले में दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट। अब आती हूँ कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जोड़ा गया था, वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इंडियन को जोड़ा गया था, ठीक है, तो वो था 1909। अब देखो एग्जीक्यूटिव, अब मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को, कौन सा एग्जीक्यूटिव इमेजिन करके चलिए, जैसे कि आज के समय के ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव, उनको कोई भी काम दोगे ना तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा काम तुरंत कर देंगे। सबसे पहले वो लोग क्या बोलते हैं, नो, अभी टाइम नहीं है, अभी क्लोज है, अभी वो पेपर बाकी है, वो करना बाकी है। मतलब उनका आंसर क्या होता है एग्जीक्यूटिव्स का, आज के टाइम पे कुछ भी काम करवा लो तो उनका आंसर, पहला आंसर ही होता है नो, ठीक है, नो यहाँ से कर लो, नो मतलब नो, एग्जीक्यूटिव आज के टाइम पे काम नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई कॉमन मैन होगा ना, जनरली, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, बहुत लोग ईमानदार भी होते हैं जो करप्ट होते हैं, वो लोग नहीं करते हैं बिना पैसे वैसे का, ठीक है। तो नो एग्जीक्यूटिव से याद रखना नो। अब यहाँ से नो ये मत करना कि एग्जीक्यूटिव से नहीं जुड़ा था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, मतलब हाँ जुड़ा था।
ठीक है, बस याद रखने का ये तरीका है, ठीक है। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जब भी आ गया, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, तो हम लोग वो नहीं चाहते हैं, नो हम लोग नहीं चाहते हैं, नो वाले में दिया गया 1909 में। दैट्स इट। 1919 अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 पे होगा, ठीक है। एंड वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, उसको भी मैं बहुत सारे ट्रिक्स से पढ़ाऊंगी। थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक माई efforts and my video, then please like the video and subscribe my channel. Thank you.